इस प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए मेरे तमाम साथियों, संगठन के लोग और जो लोग इस विषय को नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। प्रोफेसर जितेंद्र मीणा का ये स्पीच है, भोपाल में एक कार्यक्रम में दी जा रही है। आप एक बार इस स्पीच को ज़रूर सुनिए। थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको इस स्पीच से कुछ न कुछ तो फ़ायदा होगा। स्वागत है आपका। मनुवादी, संघी, फांसीवाद, अगर हम लोग देखें, इसके खिलाफ में एक मोर्चे की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के भीतर जो खास करके लोकतंत्र और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए हम सब लोग यहां आए हैं। तो ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है कि पिछले 100 सालों में ऐसे संगठन इस देश में आए जिन्होंने इस देश की जो मूल परंपरा थी, जो इस देश की विरासत थी, उस विरासत को नष्ट करने का काम किया। और उसके चलते आज हम अपनी विरासत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष समाज को बचाने के लिए यहाँ एकजुट हो रहे हैं। आप सभी को सलाम। साथियों, आज जिस संविधान की बात हम लोग यहां कर रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पूरे देश में जो हुक्मरान बनकर के कुछ लोग बैठे हुए हैं और पिछले 1 दशक से लंबे समय से बैठे हुए हैं, वो लगातार एक मैसेज इस देश के लोगों को दे रहे हैं, खास करके उन लोगों को दे रहे हैं जो इस देश के संविधान में भरोसा रखते हैं। और वो दे क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? वो दरअसल इस देश के संविधान को, इस देश के आईन को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो पहली बार नहीं है। अभी हमने पिछले साल देखा था, जब लोकसभा के चुनाव थे, चुनाव से पहले कहा गया था, एक नारा लगा था कि अब की बार 400 पार, और इसलिए जरूर है क्योंकि संविधान को बदलना है। लेकिन ये पहली बार नहीं था। जब एनडीए की सरकार थी 2000 के आसपास, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय एक कमेटी बनाई थी संविधान का रिव्यू करने के लिए, कुछ सवालों को लेकर के। कमेटी जो है, एक चीफ जस्टिस थे रिटायर एमएन वेंकटचलैया साहब, उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में। और कहा गया कि कुछ खास पॉइंट है जिन पर कि हमें रिव्यू करना है, जिन पर कि हमें फोकस डालना है। और वो खास बिंदु क्या थे? पहला था, चुनाव पर रिव्यू करने की जरूरत है। जो हमारी केंद्र की सरकार और राज्यों के जो रिश्ते हैं उसको रिव्यू करने की जरूरत है। उसके साथ साथ हमारा धर्मनिरपेक्ष ढांचे को रिव्यू करने की जरूरत है। और ऐसे करते करते जो संविधान की मूल चीजें थी उन सब के ऊपर उन्होंने कहा कि रिव्यू किए जाने की जरूरत है। यह अलग बात है कि वो रिपोर्ट जो है पास नहीं हो पाई। वो रिपोर्ट भले ही पास नहीं हो पाई, लेकिन बाकी लोगों को उन्होंने सह दे दी थी। बाकी लोगों के लिए उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। और तब से लेकर के अभी पिछले कुछ दिनों तक हम लोगों ने देखा था कि एक आरएसएस का एक कार्यकर्ता कहता है, होश बोले नाम का, कहता है कि इस देश के धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवादी शब्द हैं ये तो आपातकाल के दौरान आए थे, इनको फिर से रिव्यू किए जाने की जरूरत है। कुछ साल पहले हमने देखा दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पर हमारे संविधान की प्रतियां जलाई गई। ये ऐसा नहीं है कि कुछ एक वाकयात है। आए दिन हम पूरे देश भर में देखते हैं कि किस तरीके से हमारा निजाम, हमारी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है और उनके बाकी के लोग जो अलग अलग स्टेट में राज्य रूल कर रहे हैं, वो हमारे देश के संविधान के ऊपर किस तरीके का हमला कर रहे हैं। और इसलिए इस तरीके के सम्मेलनों के होने की जरूरत है ताकि हम उस हमले को रोक सके, उसके खिलाफ एकजुट होकर के लोगों को इकट्ठा कर सके और उस हमले से अपने लोगों को बचा सके। साथियों, ये कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, हमने और भी चीजें देखी थी। हमने देखा
कि आजादी के कुछ समय बाद ही जिस संगठन का आज की तारीख में बोलबाला है, वो संगठन के लोग हमारे तिरंगे तक में विश्वास नहीं रखते हैं और बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपने हेडक्वार्टर में जो है तिरंगे को सम्मान नहीं दिया था। आज वही उसके चैंपियन बने घूम रहे हैं और वो उसकी आड़ में क्या क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए साथियों, जिस तरीके का हमला इन फोर्सेस की तरफ से है, ये फोर्सेस कई तरीके की चीजें लेकर के साथ में चल रहे हैं। हम फांसीवाद को जब इतिहास की किताब में पढ़ते हैं तो बहुत क्लियर कट चीजें नजर आती है कि फांसीवाद एक तरीके से कॉर्पोरेट का विरोधी होता है, लेकिन हमारे देश में अगर देखें तो वो कॉर्पोरेट को साथ में लेकर के चल रहा है और वो हमला यहां पर और खतरनाक बना देता है। जिस फांसीवाद शब्द को लेकर के हम आज यहां पर खड़े हुए, हिटलर और मुसोलिनी जिस तरीके से उन्होंने जर्मनी और जो है इटली को बर्बाद किया था, वही साजिश, वही कोशिश आज हमारे देश में भी चल रही है। आज जिस तरीके से वो कॉर्पोरेट के साथ मिलकर के हमारा हुक्मरान जिस तरीके से जल, जंगल और जमीन की लूट कर रहा है, आप देख लीजिए आपके प्रदेश के भीतर किस तरीके से आदिवासी इलाकों में जमीनों को लूटा जा रहा है। अभी कुछ ही समय पहले आपका यहीं पर मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व बनाया गया। एक पहले से था पन्ना का रिजर्व जो है, उसमें कुछ चीते लाए गए थे नामीबिया से, उनका क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उन चीतों को लाने से पहले बहुत सारे आदिवासी गांव थे जिनको हटाया गया था। आज वो जमीनों पर जो है सरकार का कब्जा, सरकार उनको कॉर्पोरेट को देने को राजी हो रही है। उसके बाद फिर से कुछ वन विभाग के नाम पर जमीनें लूटने की सिलसिला शुरू हुआ। अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या 2 दिन पहले राजस्थान के बांसवाड़ा के भीतर एक नए प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन लेने का सिलसिला शुरू हुआ। उससे 1 हफ्ते पहले दाहोद में एयरपोर्ट के नाम पर जमीन ली गई। उससे 2 साल पहले उसी गुजरात के भीतर केवड़िया में जो है सरदार पटेल का स्टेच्यू बनाने के नाम पर जमीन लूटी गई। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है हम यहां देख रहे हैं, ये इतिहास में पहला नया अजूबा उदाहरण था जब फांसीवादी ताकतें, जब इस तरीके की ताकतें मिलकर के कॉर्पोरेट के साथ मिलकर के आगे बढ़ रही हैं और इसीलिए हमला डबल हो जाता है और इसीलिए हमला खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लोकतांत्रिक हक और हुकूक को नहीं छीन रहे, वो आपके संसाधनों को भी छीन रहे हैं। वो चाहे जमीन हो, जंगल हो, चाहे आपका जो है पहाड़ हो, नदी हो, नाले हो, कुछ भी हो, हर किसी चीज को छीनने की कोशिश वो कर रहे हैं। हमने देखा है सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, गुजरात ही नहीं, पूरा देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर आज की तारीख में जमीन को लूटने की परंपरा नहीं शुरू हो गई है और अलग अलग तरीके से लूटा जा रहा है। कहीं कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है तो कहीं सरकार खुद उसको पहले छीन रही है, बाद में कॉर्पोरेट को दे रही है। जो टाइगर रिजर्व के नाम पर चल रहा है, 2023 में एक लॉ लेकर के आई थी भारत सरकार, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में हम लोगों को जंगली जानवर बचाने हैं, इंसानों को उनकी फिक्र नहीं थी, उनको जानवर बचाने थे, उन्हें टाइगर बचाने थे। तो सवाल यहां से आता है कि टाइगरों को मारने वाला कौन है? कौन थे जिन्होंने टाइगरों को मारा? आदिवासियों ने तो नहीं मारा था, लेकिन अब आदिवासियों की जमीन को टाइगर बचाने के नाम पर छीन रहे हैं। इसलिए यह हमला खतरनाक है। और सिर्फ यही नहीं, अभी आप देखिए जिस लोकतंत्र को बचाने की हम लोग बात कर रहे हैं उस पर भी हमला। अभी कल रात का, आज ही रात का वाकया है, लद्दाख के भीतर जो आंदोलन चल रहा था, क्या डिमांड है? कोई ऐसी डिमांड है, कोई ऐसी बात है जो संविधान के दायरे से बाहर है? नहीं। क्या मांग थी? स्टेटहुड दिया जाए, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, संवैधानिक मांग है। उन्होंने कहा कि अनुसूची 6 में शामिल किया जाए, जो कि संविधान का पार्ट है। उसके अलावा क्या बात करें कि नौकरियां दी जाए, वो भी उनकी वाजिब मांग है। मांगे और कोई रॉकेट थोड़ी मांग रहे। लेकिन क्या हुआ? पहले आंदोलन को हिंसक बनाया गया और उसके जो नेतृत्वकर्ता थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, और वो पहली बार धरना नहीं, उनके कई सालों से वो चल रहा, 5 से 6 साल हो गए जब से 370 को हटाया गया, तब से वो स्टेटहुड की मांग चल रही थी, जो है 6 शेड्यूल की मांग चल रही थी। और कल रात में उनको गिरफ्तार करके एनआईए लगा दिया गया और जोधपुर जेल में भेज दिया गया। आज का निजाम
इस बात को बखूबी जानता है कि जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं वो उनके खिलाफ में है, क्योंकि वो खुद संविधान को नहीं मानते हैं। वो लोग संविधान के विरोधी लोग हैं, भले ही वो सत्ता में बैठे हुए हैं। वो सरकार में आ जाने से ऐसा नहीं हो जाता कि वो संविधान के पक्षकार हो जाते हैं। हमने देखा है सत्ता में आने के लिए किस तरीके से संविधान का सहारा तो हिटलर ने भी लिया था, मुसोलिनी ने भी लिया था। मुसोलिनी जब सत्ता में आया था, हिटलर जब सत्ता में आया था तो इसी चुनाव से आया था और चुनाव से सत्ता में आकर के उन्होंने उसी संस्थानों को, उन्हीं संविधान को ध्वस्त किया जो आज हमारी सरकार कर रही है। चुनावों के माध्यम से सरकार में आ रहे हैं और फिर उन्हीं चुनावों को डिसमेंटल करने की कोशिश हो रही है। और ये पहली बार नहीं है कि जन आंदोलनों के जो लोग हैं, जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं संविधान के हक में, उनके ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा था, लगभग 4 से 5 साल पहले दिल्ली में जब CA/NRC के आंदोलन हुए थे, जो लोग संवैधानिक दायरे में रह करके बात कर रहे थे, आज की तारीख में जेल में सड़ रहे, चाहे उमर खालिद हो, शर्जिल इमाम हो, चाहे बाकी साथी हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जेल में सड़ रहे हैं एक पार्ट है कहानी का, लेकिन असली कहानी जो इस देश के संविधान को बचाने की जो दूसरी संस्था पे जिम्मेदारी थी, न्यायपालिका, उसकी भूमिका भी देखे जाने लायक है। वो क्या कर रही है? वो ये कर रही है कि उनको जेल में सड़ाने में मदद कर रही है सरकार की। उसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों के हक और हुकूक की रक्षा करती वो, लेकिन वो आज तक केस शुरू नहीं कर पाई। आज तक जमानत नहीं मिली, 5 से 6 साल हो गए, क्योंकि केस ही शुरू नहीं हुआ। ये पहली बार नहीं था कि CNN, हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा था, भीमा कोरेगांव के मामले में देखा था। हम पहली बार ये सब नहीं देख रहे। और भी देश के अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे देश की सरकारों ने इस देश के लोगों के ऊपर हमले किए और उन लोगों के ऊपर जो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे थे, इस देश के संविधान को बचाने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर हमले किए। इसलिए इस तरीके के सम्मेलनों की जरूरत है। साथियों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस लंबी लड़ाई के बाद इस देश को डेमोक्रेटिक ढांचा मिला था, संवैधानिक ढांचा मिला था, लोकतांत्रिक ढांचा मिला था, वोटिंग का हक और हुकूक मिला था, उस वोट के साथ किस तरीके का खेल किया जा रहा है। अभी तक तो हम लोग कहते थे कि लोग ही जो है वोट नहीं देते हैं दूसरी पार्टियों को, सिर्फ इन्हीं को वोट देते हैं। हमने वो वोट की हकीकत भी देखी थी। कुछ दिनों पहले विपक्षी पार्टियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, सॉरी कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी समझ में आती है क्योंकि आपके मध्य प्रदेश वालों को तो इसलिए भी समझ जाना चाहिए, आपके यहाँ तो सरकारी चोरी हो गई। वोट चोरी तो बहुत छोटा मसला आपके लिए, आपको तो कहना चाहिए हमारी तो सरकारी चोरी हो गई। तो जहां वोट चोरी, सरकार चोरी सामान्य है, वहां पर ऐसे जन आंदोलनों की, ऐसे सम्मेलनों की जरूरत और बढ़ती जाती है। साथियों, पूरे देश में आप देखिए तो जिस तरीके का निजाम का बिहेव है, जिस तरीके का उसका रुख है, वो आपकी तमाम संवैधानिक संस्थाओं को डिसमेंटल करने का काम कर रहा है, उनको नष्ट करने का काम कर रहा है। ये वो संस्थाएं हैं जो आपके पुरखों की विरासत की और उनकी जो लड़ाई थी, उस लड़ाई का साझा संघर्ष का परिणाम थी ये संस्थाएं, जिसे आज ये लोग बैठ करके ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, जहां लोकतंत्र ही नहीं बचा, जहां संविधान नहीं बचा, वहां सामाजिक न्याय की बात करना ही बेईमानी है। जब संविधान ही नहीं है तो सामाजिक न्याय कैसे बचेगा? जब उन्होंने सरकारें चोरी कर ली, वोट चोरी कर लिया, उन्होंने सब कुछ चोरी कर लिया, संस्थाओं को जो है किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है, वहां पर सामाजिक न्याय की बात करना ही बेईमानी की बात है। क्योंकि सामाजिक न्याय वहां सुनिश्चित हो सकता था जहां संविधान प्रॉपर तरीके से लागू हो, जहां संविधान की बात हो, जहां संवैधानिक मूल्यों पर समाज का निर्माण हो, वहां तो सामाजिक
सामाजिक न्याय की बात करना ठीक बात भी है, ऐसी जगह पर सामाजिक न्याय की बात करना जहां संविधान ही खतरे में, वहां सामाजिक न्याय की क्या बात हम लोग करेंगे। आज जिस तरीके से सामाजिक न्याय की हालत है इस देश में, सामाजिक न्याय को लेकर के भी हमारा एक परसेप्शन बहुत छोटा सा है कि सामाजिक न्याय हमने सिर्फ नौकरियों तक समेट करके रख दिया है कि सरकार में कुछ परसेंट रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन भी कुछ सेक्टर में है, वहीं तक हमारा सामाजिक न्याय है। लेकिन सामाजिक न्याय की कहानी इतने तक नहीं है। सामाजिक न्याय का रिश्ता समाज से था, नौकरियां तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि समाज में, आप ही के मध्य प्रदेश में भीतर एक आदिवासी नौजवान के ऊपर 3 साल पहले या 2 साल पहले पेशाब किया गया था। उसे न्याय मिला नहीं मिला, और वो पेशाब किया गया था क्योंकि ये मान लिया गया कि इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित उससे नीचा है, उससे छोटा है, और इसलिए वो पेशाब हुआ। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में देख लीजिए, लगभग 6 महीने पहले उड़ीसा के भीतर एक आदिवासी बच्ची को मल खिला दिया गया। क्या हुआ उसका परिणाम? कुछ नहीं किसी को पता। तो साथियों, पूरे देश में सामाजिक न्याय की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा खराब नहीं, ये कहें कि बात ही नहीं की जा सकती है। आज जो हमारे देश में, इस देश के जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज की हालत तो और ज्यादा पीछे चली गई है। माइनॉरिटीज तो आज की तारीख में दाढ़ी टोपी से मारा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि ट्विटर और सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला था, किसी ने कहीं से चला होगा, किसी ने लिखा आई लव मोहम्मद। सामान्य सी बात है, किसी को अपने ईश से प्रेम है, सामान्य सी बात है, कोई किसी बिलीव करता है, अच्छी बात है। हमारे यहां पर प्रतिमा रखी हुई है जय बूढ़ादेव की। अब अगर मैं कहूं जय बूढ़ादेव, मेरे ऊपर इस नाम पर अगर FIR हो जाए तो कहां सामाजिक न्याय, कहां लोकतंत्र, कहां संविधान है? इस देश में आई लव मोहम्मद लिखने के नाम पर 19 FIR हुई है पिछले हफ्ते। किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सोशल मीडिया पे कहीं पर लिख दिया, किसी ने तख्ती लेकर के खड़ा हो गया और इस नाम पर कि क्योंकि इन्होंने आई लव मोहम्मद लिख दिया तो जो है आपके ऊपर FIR हो गई। आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है इस देश में। ये स्थिति हमारे देश के इस ढांचे की आज की तारीख में हो गई है। जबकि दूसरी तरफ महामानव है, आए दिन हर कार्यक्रम में उसकी तस्वीर लेकर के कोई रोता हुआ दिखता है और उसको जो है सीधा बुलाया जाता है, सीधा उसको एड्रेस करके उससे तस्वीरें ले ली जाती है, उसके साथ फोटो खिंचाया जाता है, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए पूरे देश में आप देखिए कि जिस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हो रहा है, आए दिन किसी मस्जिद के ऊपर, किसी चर्च के ऊपर या किसी और जो है धार्मिक ढांचे के ऊपर हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह गलत है। और प्रशासन किस तरफ है? प्रशासन उन्हीं की तरफ है जो दंगा कर रहे हैं, उस तरफ खड़ा हुआ है। आज ये पहली बार नहीं, सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में आप देख लीजिए किस तरीके से धार्मिक ढांचों को तोड़ा गया। हम सब ने बाबरी की शहादत देखी है, बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है। इतिहास का विद्यार्थी इतिहास याद रखेगा इन चीजों को, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से उसके नाम पर राजनीति हुई और जो न्यायपालिका ने किया वो भी हम सब ने देखा। और पिछले दिनों उसी जजमेंट का हिस्सा रहे पूर्व जस्टिस CJI साहब चंद्रचूड़ साहब का भाषण भी आप सबने सुना होगा। उन्होंने एक बयान दिया था, उसको कंडेम किए जाने की जरूरत है। वो बयान ऐसा लगता है जैसे कि कोई पूर्व जज नहीं, RSS का कोई कार्यकर्ता दे रहा है। तो इसलिए ये हमले जिस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं, सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोग ही नहीं कर रहे हैं, बाकी संस्थानों में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। चाहे चुनाव आयोग में लोग बैठे हुए हैं, चाहे जुडिशरी में बैठे हुए, चाहे कोई दूसरे संस्थान में लोग बैठे हुए, वो सब लोग मिल करके इस देश के लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं।
आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।